हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। आई नो आप लोग ये बोलने वाले हैं कि यार एग्जाम सर पे है, भाई बता तू है कौन और यहाँ क्या कर रहा है। सो आई एम सी ए अमित शर्मा एंड आई हैव secured all India rank 30 in my CA IPCC. I did my articleship from KPMG, industrial training from Goldman Sachs, and completed all the levels of my CA examinations in the first attempt. And currently, I am associated with Fast Education as faculty for CA Intercosting and Financial Management. अब रहा दूसरा सवाल कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं अपने सीए इंटर के दोस्तों के लिए लेके आया हूँ कॉस्टिंग के सुपर डुपर फास्ट रिविजन्स, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट्स को चुन चुन के एक एक करके समझने वाले हैं और उन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्टली सारे कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये तीनों जब एक साथ होगी तो एग्जाम में हम फोड़ के आने वाले हैं और खुशी से पेपर देने वाले हैं। राइट दोस्तों? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सीए इंटर कॉस्टिंग, जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट। गाइस, हम ये एक छोटा सा चैप्टर है सिर्फ 2-3 पेजेस का, जिसमें हम समझने वाले हैं कि कॉस्टिंग एक्चुअली है क्या। अगर हम देखेंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट होता क्या है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी 3 चीजों से मिलके बनी हुई है। सबसे पहला कॉस्ट। यार हम कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट मीन्स द एक्चुअल और द नोशनल एक्सपेंडिचर incurred या attributable to specific प्रोडक्ट और एक्टिविटी। आप लोगों को याद है हम अकाउंट्स में क्या करते हैं? जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट हुई होती है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, बट कॉस्टिंग के लिए सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट जरूरी नहीं होती, नोशनल कॉस्ट। अब ये पूछोगे आप कि एक्चुअल और नोशनल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस किसे कहते हैं? एक्चुअल कॉस्ट तो हमारा कोई भी दोस्त बता देगा कि जो हमने खर्चा किया, जो हमारी जेब से निकला, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट। बात खत्म। अब हम बात करते हैं नोशनल कॉस्ट की। नोशनल कॉस्ट वो होती है जो हम एक्चुअली इनकर नहीं करते बट फिर भी हमारी लग रही होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक जगह पे जॉब कर रहा हूं, मेरी डेली की जो सैलरी है, लेट्स से मैं डेली सैलरी अज्यूम करके चलता हूं 1000 रुपए या 2000 रुपए कहीं पे है। अगर मैं अपनी एक दिन की जॉब छोड़ के किसी और को हेल्प कराने के लिए जाऊं या कुछ काम करने के लिए जाऊं, तो मेरी 2000 रुपए की सैलरी लॉस हो रही है ना। भले ही अगर मैं वो काम फ्री में कर रहा हूं, बट मैं उसके बदले 2000 रुपए कमा सकता था जो मैंने छोड़ दिए। वो भी तो ऐड करेंगे ना, वो भी तो कॉस्ट में आएगी, क्योंकि कुछ हमारी कॉस्ट जो हमने छोड़ दी है वो भी तो कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे ना। करेक्ट। इसे कहते हैं नोशनल कॉस्ट। हमारी कॉस्ट के बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे कहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर से सुनेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं और टॉप मैनेजमेंट को देते हैं ताकि वो प्लान कर सकें, कंट्रोल कर सकें और डिसीजन मेकिंग का काम कर सकें। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जनरली क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू कॉस्ट या हमारी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी, हम टॉप मैनेजमेंट को ले जाके दे देंगे कि यार ये लो, तुम्हें कॉस्ट की जो भी डिटेल्स चाहिए हमारे पास ये रही, अब तुम्हें जो भी डिसीजन मेकिंग का काम करना है वो अपना करके दो। जो हमारा तीसरा पार्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसे कहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। अब एक चीज बताओ, आपको ये पता चल गई कि कॉस्ट है, आपने इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को भी दे दी। अब टॉप मैनेजमेंट ये तो नहीं करेगा ना कि इंफॉर्मेशन ली, हाँ जेब में रखी, कुरकुरे चिप्स खाए और घर चलते बने, ये तो नहीं करने वाली ना। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? हमें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करके इंफॉर्मेशन मिली, अब उससे हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट को प्लान करेंगे, मॉनिटर करेंगे और कंट्रोल करेंगे। चलिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाता हूं। आप लोगों को महीने के 1000 रुपए मिलते हैं पॉकेट मनी के, करेक्ट? अब इस 1000 रुपए से आप सोचते हो सबसे पहले कि यार मेरे को 1000 रुपए की पॉकेट मनी मिली है, मैं प्लान करता हूँ मेरे खर्चे क्या क्या होने वाले हैं। यार मैं ये खाने जाऊंगा, मैं मूवी जाऊंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाऊंगा, ये सारे मेरे खर्चे हैं। पर अब आप देखोगे कि यार इन खर्चों को टोटल करने पे मेरे पास को 1500 रुपए लग रहे हैं। तो यार पर मेरे पास तो 1000 रुपए हैं, अब मैं क्या करूंगा? तो अब मैं कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा कि यार मेरे को महीना तो 1000 रुपए में चलाना है,
तो अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये देखूंगा कि जहां जहां पे मेरी कॉस्ट बेमतलब की यूज हो रही है या फिर जहां पे मैं उसे रोक सकता हूं, मैं अपनी कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। उसे कहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। गॉट इट गाइस? सो हमारा सबसे पहला पार्ट कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट्स होते हैं, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। करेक्ट? चलिए, बहुत अच्छे। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड टॉपिक जिसमें हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। हम कॉस्ट मैनेजमेंट क्यों करते हैं? सो अभी जैसा हमने पढ़ा ना, एग्जैक्टली सिर्फ वही पॉइंट्स है। सबसे पहले हमें कॉस्ट पता करनी होती है कि यार ठीक है, अगर मैं इंफॉर्मेशन लेके आया, मान लो ये पेन है, इस पेन को बनाने के लिए जितनी भी चीजें लगेंगी, सो मेरे को कॉस्ट तो पता चलेगी ना। अगर मैं कॉस्ट मैनेजमेंट कर रहा हूं तो मेरे को सबसे पहले कॉस्ट पता चलेगी कि ये कॉस्ट मेरी लगने वाली है। डिटरमाइन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। अब एक चीज बताओ दोस्तों, मेरे को पता चल गया कि ये पेन बनाने के लिए मुझे 6 रुपए या 7 रुपए लग रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि यार 6-7 रुपए लग रहे हैं और मेरा कम से कम मन है कि मैं 2 रुपए का या 3 रुपए का प्रॉफिट कमाऊं। तो 7 रुपए मुझे लग रहे हैं, मेरा प्लान है कि यार मैं 3 रुपए का प्रॉफिट कमाऊं। तो मेरी सेलिंग प्राइस आ गई ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेरी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सो 7 रुपए प्लस 3 रुपए इज इक्वल टू 10 रुपए। सो इससे मुझे अपनी सेलिंग प्राइस पता चल गई और मुझे मेरा प्रॉफिट पता चल गया। राइट? हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। मैंने अभी आप लोगों को समझाया, अगर आप लोगों को पता चल जाता है कि मेरे आने वाले खर्चे 1500 रुपए के हैं लेकिन मेरे पास है सिर्फ 1000 रुपए, तो मैं खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा ना यार। तो उसे कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। दोनों लगते एक जैसे हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। यस, सो हम पढ़ रहे थे कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन दोनों लगेंगी एक जैसी चीजें लेकिन है दोनों अलग अलग चीजें। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल में मैं क्या करता हूं कि जो मेरी एग्जिस्टिंग कॉस्ट है उसे टेम्पररीली थोड़े समय के लिए कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। और कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है हम उसे रिड्यूस कर दें कंप्लीटली। सो अगर हम कुछ परमानेंट कोशिश कर रहे हैं तो उसे कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं, और अगर हम कुछ टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए सोच रहे हैं कि यार एक काम करते हैं, अगर मान लो मैं अगले महीने मेरा मूवी जाने का प्लान है तो मैं एक काम करता हूं, मैं अगले महीने की मूवी कैंसिल कर देता हूं। सो उसे कहेंगे कॉस्ट कंट्रोल, मैंने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया। और कॉस्ट रिडक्शन, अगर मान लो मैंने ये प्लान किया कि यार अब से मैं मूवी जाने ही नहीं वाला, मैं बिल्कुल मूवी नहीं जाऊंगा, तो वो मेरे आगे आने वाले हर एक टाइम के लिए मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, उसे कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। अब हमारे पास तीसरी चीज आती है जो कहती है असिस्ट द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये जो हमारे पास पार्ट है जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, हमें ये पता है सेलिंग एंड प्रॉफिट क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या है। तो अब मैनेजमेंट हमारा डिसीजन ले सकता है कि यार मैं कॉस्ट को कंट्रोल करूं, कॉस्ट को रिड्यूस करूं, सेलिंग प्रॉफिट प्राइस क्या रखूं, अपनी अपनी प्रॉफिट क्या रखूं, जो भी मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने हैं मैनेजमेंट आराम से उन डिसीजंस को ले सकती है। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होता है कॉस्ट मैनेजमेंट का। अब तीसरी और जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, और इसके बाद हमारे पास आने वाला है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। हमारे दोस्त हमेशा कंफ्यूज होते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बीच में। तो अगर हम कहें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात करें तो इसे इस तरीके से समझते हैं, आप समझो एक बहुत ही बड़ा परिवार है। अगर हम ये कहें इस परिवार में कितने लोग रहते हैं या कितने सब परिवार हैं, ठीक है, एक बड़ा परिवार है उसके अंदर 3 परिवार रहते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कि एक बड़ी कॉस्ट के परिवार में कितने छोटे छोटे हमारे परिवार रह रहे हैं। राइट? सो उसे कहते हैं हम मटेरियल सबसे पहला, दूसरा लेबर, तीसरा एक्सपेंसेस। हमारे कॉस्ट के एक बड़े परिवार में जो 3 छोटे परिवार आ रहे हैं उनका नाम है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर। सो मटेरियल कॉस्ट किसे कहते हैं, लेबर कॉस्ट किसे कहते हैं या एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, ये हम आगे आने वाले रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इनके लिए एक सेपरेट चैप्टर्स ऑलरेडी हमारे पास प्रोवाइडेड है। बट फिर भी फॉर एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को पता होगा मटेरियल क्या, जो भी चीजें फिजिकल कमोडिटीज जो हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसे मटेरियल्स कहते हैं। लेबर, जो भी हमारी मेहनत मजदूरी लगने वाली है उसे हम लेबर कहते हैं। और इन दोनों के अलावा जितने भी हमारे एक्सपेंसेस बचे उसे कहते हैं हम एक्सपेंडिचर। गॉट इट?
अब मटेरियल, लेबर और एक्सपेंडिचर, इन सब को हम फर्दर दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर को डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एंड एक्सपेंडिचर को डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। सो अब आप ये पूछने वाले हो कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, ये भी हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल एक अगर हिंट लेना चाहें तो अगर कोई भी चीज डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है सो उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। सो अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करें, आप एक चीज समझो, अगर मैं एक चेयर बना रहा हूं, सो चेयर बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे फोम की रिक्वायरमेंट होती है, लेट्स से स्टील की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये सारी चीजें मिला के मेरी चेयर बनती है। ये सारी डायरेक्टली रिलेटेड टू मेरी चेयर है, इसीलिए इन्हें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। अब हमारे पास इन चीजों को यूज करने के लिए, थोक पीट करने के लिए मैंने हथौड़ी भी तो यूज करी होगी ना, राइट? सो अब क्या बोलते हो, एक हथौड़ी की कॉस्ट में इसमें जोड़ दूं क्या चेयर में? मैं नहीं जोड़ सकता, क्योंकि उस हथौड़ी से मैंने और भी बहुत सारी चेयर्स बनाई होंगी ना, तो वो डायरेक्टली मेरी इस चेयर से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सो अगर आप देखेंगे ना, मटेरियल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, लेबर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। सो सारी जितनी भी तरह की कॉस्ट है उसे फर्दर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि जितनी भी हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये सब मिलके हमारे ओवरहेड्स बनते हैं। All indirect cost form part of overheads, or we can say if we club all the indirect cost, they will be overheads. और ये overheads further तीन कैटेगरीज में आते हैं हमारे पास। प्रोडक्शन ओवरहेड, जो जनरली हमारी फैक्ट्रीज में जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगने वाली उसे प्रोडक्शन ओवरहेड कहते हैं। एडमिन, जो हमारी ऑफिस वगैरह में, फैक्ट्रीज के लिए हम जनरली प्रोडक्शन ओवरहेड का यूज करते हैं, और ऑफिस के लिए, ऑफिस में जितने भी खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट, उन्हें हम एडमिन ओवरहेड के अंडर क्लब करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सो जो भी हमारा सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट लगने वाली है, उसे हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्लब करने वाले हैं। गॉट इट गाइस? अब हमारे पास इसी से रिलेटेड एक चीज आ जाती है कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या होती है। यार हमने अभी तो पढ़ा कॉस्ट होती है तो मटेरियल, या तो लेबर, या तो एक्सपेंडिचर। सो गाइस मैं वही एग्जांपल लूंगा, एक बड़ा परिवार है हमारा कॉस्ट का, उसके अंदर तीन छोटे परिवार, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंडिचर। बट अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार ये लोग जो हमारे परिवार है वो कैसे हैं, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, या एवरेज आदमी है, समझ में आया? सारे एक्सपेंडिचर तीन तराजू में तोले जा सकते हैं कि यार ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, या ये एवरेज आदमी है। सो एक्सपेंडिचर के लिए हम अच्छा बुरा यूज नहीं करते, एक्सपेंडिचर के लिए हम यूज करते हैं ये वेरिएबल कॉस्ट है, या मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, या मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। अब आप बोलोगे कि यार ये तीनों कॉस्ट होती क्या है? तो इसके लिए ना हम एक क्वेश्चन को रेफर करते हैं। चलिए देखिए, आपने कोई भी कॉस्ट, कोई भी एक्सपेंडिचर खर्चा किया है, आपको उससे सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अगर मैं अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो मैंने बनाए हैं, लेट्स से मान लो मैं 100 बनाता हूं या 200 बनाता हूं, अगर मैं अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है? आप एक्शन से समझिएगा, एक्शन से समझेंगे बहुत जल्दी समझ जाएंगे। फिर से सुनिए, क्या अगर मैं अपनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितने मैंने बनाए हैं वो बढ़ा रहा हूं तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही है? अगर ऐसा होता है, इफ द आंसर इज यस, तो वो ऑब्वियसली हमारी वेरिएबल कॉस्ट होने वाली है, एंड इफ द आंसर इज नो, तो वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होने वाली है। फर्दर वेरिएबल कॉस्ट को भी हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। हम फिर से सेम सवाल पूछने वाले हैं कि अगर मैंने अपनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाए तो क्या मेरी कॉस्ट बढ़ी? आंसर हमारे पास यस आया था। अब एक और क्वेश्चन है कि क्या जो मेरी कॉस्ट बढ़ी वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ी? तो ये सेम प्रोपोर्शन क्या हुआ यार? चलिए हम ऐसे समझते हैं, अगर मैं 1 किलो प्रोडक्ट बनाता हूं तो उसमें मुझे 10 मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर मैं 2 किलो बनाऊंगा तो मुझे 20 मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 3 किलो बनाऊंगा मुझे 30 मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेटली बढ़ना, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट में बढ़ना। तो अगर वो एग्जैक्ट अमाउंट में बढ़ रहा है, तो अगर वो एग्जैक्ट अमाउंट में बढ़ रहा है तो वो हमारी प्योरली वेरिएबल कॉस्ट है, वरना वो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। समझ में आया?
ये तो हमने किसी कॉस्ट को क्लासिफाई कर लिया, बट अगर हम ये समझे कि यार ये कॉस्ट जनरली होती क्या है, सो वेरिएबल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो हम जब भी अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे, वो कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होने वाली है। तो जो भी कॉस्ट हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होती है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स यूज्ड, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर मैं 1 किलो बना रहा हूँ तो मुझे 10 मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, मैं 2 किलो यूज करूंगा तो मुझे 20 मटेरियल्स, अगर ऐसा है तो ये कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। अब सेकेंड कैटेगरी आती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। यार फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं? सो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अपन ने एक बारी इनकर कर दी। अब मैं चाहे 100 प्रोडक्ट बनाऊं, 200 प्रोडक्ट बनाऊं, 300 प्रोडक्ट बनाऊं, वो चेंज नहीं होने वाली है। गॉट इट गाइस? सो लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो मैं जिस फैक्ट्री में रह रहा हूं उसका 10,000 रुपये मैं किराया दे रहा हूं। सो एक चीज बताओ, अगर मैं एक महीने में 100 प्रोडक्ट बनाऊं, या मैं 200 प्रोडक्ट बनाऊं, या मैं 300 प्रोडक्ट बनाऊं, क्या मकान मालिक मेरे को आके बोलेगा भाई तूने तो 100 प्रोडक्ट बोले थे, तूने 200 क्यों बनाए, ला 10,000 के बदले 20,000 किराया दे? ऐसा नहीं होने वाला ना। उसने तो एक बार अपना किराया लिया, ये चीज सुनिए, ये चीज ध्यान से सुनिए, उसने तो अपना एक बार किराया लिया और उसके बाद उसे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली दिस इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट। हमने एक बार इनकर कर दी, अब उसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रोडक्ट्स बढ़ाते रहो, आप कम बनाओ, वो कॉस्ट मेरी एक बार लग गई तो लग गई, इसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अब पता है हमेशा ना एक बीच की चीज होती है, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ेंगे तो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आती है, जो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगी हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में वो कुछ देर तक तो फिक्स रहेगी, लेकिन फिर वो जाके वेरिएबल हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर आप देखें, अगर मैं 10,000 बनाऊंगा प्रोडक्ट्स तो मुझे 20,000 रुपये लगने वाले हैं। अगर मैं 12,000 बनाऊंगा तो मुझे 25,000 लगने वाले हैं। अगर मैं 14,000 बनाऊंगा प्रोडक्ट्स तो मुझे 32,000 लगने वाले हैं। तो अगर मैं ऐसा देखूं तो वो एग्जैक्टली अमाउंट से इंक्रीज नहीं कर रहा है ना? कि अगर मैं बोलूं ये फिक्स्ड भी नहीं है कि मैं कितने भी प्रोडक्ट्स बनाऊं तो सेम रह रही है, तो फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी। एग्जैक्टली प्रोपोर्शन में भी इंक्रीज नहीं कर रही है तो वेरिएबल भी नहीं आएगी। सो जिसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसे कहते हैं हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम फर्दर, मैंने बताया ना ये फिक्स्ड और वेरिएबल को जोड़ के बनती है, तो हम इसे फर्दर वेरिएबल पार्ट और फिक्स्ड पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, आइए। सो ये है हमारा पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अपन ने जो एग्जांपल लिया, चलिए मैंने 10,000 रुपये खर्च किए, मैंने 10,000 यूनिट्स बनाई, तो मेरी कॉस्ट आ रही है 5 लाख रुपए। और अगर मैं 50,000 यूनिट्स बना रहा हूं तो मेरी कॉस्ट आ रही है 14 लाख रुपए। तो अब इसमें मैं कैसे निकालूं कि मेरा फिक्स्ड पोर्शन क्या है और मेरा वेरिएबल पोर्शन क्या है? तो इसके लिए ना एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, ये है वो फॉर्मूला, देखिए। अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है ना, तो कोई भी एक कॉस्ट नंबर 1 माइनस कर देते हैं, माइनस कॉस्ट नंबर 2। एक कॉस्ट उठाओ 14 लाख रुपीस, माइनस कर देते हैं दूसरी कॉस्ट 5 लाख रुपीस, और डिनोमिनेटर में यूनिट्स माइनस कर देंगे, यूनिट 1 माइनस यूनिट 2। सो इससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स हमारी ये आ गई। अब हमें चाहिए कि हम फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालने वाले हैं। सो फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। आपको वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई, जो हर यूनिट हमारी सेम रहने वाली है। ये देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट, हम एक कॉस्ट में जनरली दो ही चीजें होती है, या तो फिक्स्ड या वेरिएबल। अब हमें वेरिएबल पार्ट पता चल गया, तो अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आ जाएगा हमारे 2,75,000। तो आप ये बोलोगे कि यार ये तो हमने एक यूनिट पे चेक कर लिया, चलो इस 10,000 पे हमने चेक कर लिया। अब अगर हम इस पे चेक करना चाहें, मान लो हमने 50,000 पे भी चेक कर लिया है, अगर हम 10,000 पे चेक करना चाहें तो कैसे होने वाली है चीजें? कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज रहेगी। ये देखो, टोटल कॉस्ट हमारी 5 लाख रुपए, और उसमें से हमने पर यूनिट कॉस्ट 2.25 को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 2,75,000। सो इससे एक पॉइंट प्रूव हुआ
कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहने वाली है, चाहे आप यूनिट्स बनाओ 10,000 या आप यूनिट्स बनाओ 50,000। गॉट इट गाइस? तो इससे हमारे इंट्रो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म होते हैं, जिसमें सबसे पहला था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेकंड था हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, एंड थर्ड था हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, फाइनली टाइप्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, और लास्ट में हमने सीखा कि हम कैसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट को दो पार्ट्स में ब्रेक करने वाले हैं। सो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा प्यारा और पहला चैप्टर, जिसको कहते हैं कॉस्ट शीट।